नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त मूवी। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बस ड्राइवर को जो कि सुनसान रोड पर बस चला रहा होता है। उसी टाइम पे उसे एक कार दिखती है जो कि उसी सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी। दरअसल उस गाड़ी का टायर पंचर हो गया होता है और हम देखते हैं कि उस गाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला भी बैठी है जो कि अपने हस्बैंड से बात कर रही है। तभी वो बस ड्राइवर उस पंक्चर खड़ी कार के पास आता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। वो लड़की कहती है कि एक्चुअल में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ये सुनकर वो आदमी उस गाड़ी को चेक करने चला जाता है। ये सब सुनकर उसका हस्बैंड उससे फोन पर कहता है कि कुछ भी हो तुम अलर्ट रहो और कुछ भी हो जाए गाड़ी का दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। तभी वो आदमी वापस आता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर असल में फट चुका है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है और इसीलिए मैंने मैकेनिक को भी फोन कर दिया है और आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने में वो आदमी चला जाता है और अपनी बस में जाकर बैठ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी अपनी बस को स्टार्ट ही नहीं करता है और उसी में बैठा रहता है। और ये सब देखने के बाद उस लड़की को उस आदमी पर शक होने लगता है और अंदर ही अंदर उस लड़की को बेचैनी होने लगती है। तभी वो आदमी अचानक एक छेनी हथौड़ा लेकर उसकी गाड़ी की विंडो तोड़ने लगता है और वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो हिम्मती लड़की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो आदमी गाड़ी के अंदर आ चुका होता है। और तभी वो आदमी गाड़ी में घुसकर लड़की के ऊपर छेनी हथौड़े से अटैक करता है और सिर पर अटैक करने की वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो बस ड्राइवर उस लड़की को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकालता है और उस लड़की को अपनी बस में ले जाता है। और सीन चेंज होता है और फिर से हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन में होती है। लेकिन फिर जब उस लड़की को होश आता है तो अपने सामने वो उसी आदमी को पाती है जिस आदमी ने उसको किडनैप कर रखा था। वो लड़की उस आदमी से अपने आप को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है और वो लड़की उस आदमी को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। लेकिन वो बस ड्राइवर उस लड़की की एक नहीं सुनता है और उस लड़की के हाथ पांव बांधकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम बीत जाता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़की के कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वहीं पर हम उस लड़की के फादर को देखते हैं और उनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है क्योंकि उसके फादर खुद ही पुलिस में चीफ थे और वो अपनी लड़की को ही नहीं बचा पाए। और फिर हम देखते हैं उस लड़की के हस्बैंड को जिसका नाम होता है किम सू, जो कि नेशनल सिक्योरिटी में होता है और वो भी बहुत ज्यादा सदमे में होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। किम सू वहाँ पर बिना किसी से बात किए वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि किम सू अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ से 15 डेज की छुट्टी ले लेता है। उसके बाद किम सू अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी में एजेंट होता है और किम सू का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो किम सू को एक कैप्सूल दिखाता है और किम सू से कहता है कि ये कैप्सूल कोई मामूली कैप्सूल नहीं है। ये कैप्सूल जिसके भी अंदर तुम लगा दोगे उसका लाइव लोकेशन तुम ट्रेस कर सकते हो और उसकी सारी बातें सुन सकते हो। इसके बाद किम सू अपने फादर इन लॉ के पास जाता है और उनसे सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड मांगता है जो कि इन सारे केसेस में इन्वॉल्व पहले से रहे हैं। इसके बाद किम सू इन सारे रिकॉर्ड्स को लेकर वहां से चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि किम सू काफी ज्यादा परेशान होता है अपनी वाइफ के मर्डर को लेकर और इसीलिए किम सू जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ के मर्डरर को पकड़ना चाहता है और उसको मारना चाहता है। और इसीलिए वो एक एक करके सारे क्रिमिनल्स को चेक करता है और सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने लगता है और उनकी जमकर धुलाई करता है। उसके इतने मारधाड़ करने से सारे क्रिमिनल्स की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अभी तक उसके हाथों वो असली क्रिमिनल नहीं लगा था जिस क्रिमिनल ने उसकी वाइफ को मारा था। इसके बाद किम सू वो उस तीसरे किलर के घर में जाता है, लेकिन वो तीसरा क्रिमिनल अपने घर पे होता ही नहीं है और इससे किम सू का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके घर पे किम सू को कुछ लड़कियों के सामान भी मिलते हैं जिससे कि किम सू को अब भरोसा हो चुका था कि यही है असली क्रिमिनल। तभी किम सू और आगे जाकर उस घर की तलाशी लेने लगता है और तभी उसको एक बेसमेंट मिलता है जिस बेसमेंट में खून ही खून पड़ा हुआ था और वहीं पर उसकी वाइफ की उसको अंगूठी भी मिलती है। और उस रिंग को देखकर किम सू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और आंसू नहीं बहाता है। और अब किम सू को पूरा यकीन हो चुका था कि यही है वो असली दरिंदा। तभी दूसरी तरफ हम उसी किलर को देखते हैं। इस किलर का नाम जैंग होता है
इधर किलर अपने दूसरे शिकार की तरफ बढ़ रहा होता है। जब स्कूल ओवर होता है तो वो अपने स्कूल बस से बच्चों को अपने अपने घर छोड़ने जाता है। फिर जब उस बस में एक लड़की बचती है तो वो उस लड़की को उसके घर ड्रॉप नहीं करता है, बल्कि वो उस लड़की को अपने अड्डे में ले जाता है। वो उसे अपने अड्डे में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। तभी अचानक से कोई किलर का पीछे से नाम पुकारता है और किलर समझ जाता है कि जरूर मेरे अलावा यहाँ पर और कोई है। किलर उसको देखने के लिए पीछे मुड़ता है और आगे बढ़ता है और फिर वो किलर किमसू को देखता है और किमसू उसे बहुत देर से घूर रहा होता है। किलर किमसू से पूछता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो और क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो, लेकिन किमसू उसे अभी भी घूर रहा होता है। किमसू उसे कोई जवाब नहीं देता है और फिर वो किलर गुस्से में आकर किमसू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन किमसू एक कराटे चैंपियन होता है और इसीलिए किमसू उस किलर को बहुत ज्यादा पीटता है और उस किलर को इतनी चोट पहुंचाता है कि वो किलर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद किमसू उस किलर के मुंह पर एक प्लास्टिक बांधकर उसका मुंह बार बार पत्थर में मारता है और उसके मुंह को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। उसके बाद किलर अधमरी हालत में आ जाता है और किमसू उसको छोड़ देता है। किमसू अपने जेब से एक कैप्सूल निकालता है और उसी किलर के मुंह में डाल देता है। वो कैप्सूल एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है और साथ ही साथ उस किलर के पास कुछ पैसे भी रख देता है और उस किलर को ऐसे ही अधमरी हालत में वहीं पर छोड़कर किमसू चला जाता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब जैंग उठता है तो वो देखता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था और आखिरकार किमसू ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, और उसके ऊपर रखे पैसों को भी वो देखता है और वो कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन जैंग को ऐसा लगने लगता है कि किमसू एक साइको है। इसके बाद जैंग अपने कपड़े चेंज करता है और तैयार होकर वहाँ से निकल जाता है। वो रोड पर बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांग रहा होता है लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक गाड़ी लिफ्ट देने के लिए रुक जाती है। फिर जब जैंग उस गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि उसमें कुछ लोग बैठे हैं जो कि बिल्कुल जैंग की तरह हैं। वो लोग एक आदमी को मारकर उसकी बॉडी फेंकने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जैंग मौका देखकर ही उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन लोगों को मार देता है। मारकर उन लोगों को वो रोड के किनारे ही फेंक देता है। उसके बाद जैंग वहां से निकल जाता है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं किमसू को। किमसू जैंग को ट्रैक कर रहा होता है और जैंग का पीछा करने लगता है। इधर जैंग एक हॉस्पिटल में पहुंचता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है और वहीं हॉस्पिटल के क्लिनिक में उसे एक नर्स दिखती है और जैंग सोच लेता है कि अब मेरा अगला शिकार यही नर्स होगी। मौका देखते ही जैंग उस नर्स से बातचीत करने लगता है और उस नर्स से बहुत गंदे सवाल करता है। वो नर्स जैंग के सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर जब वो नर्स पट्टी करने आती है तो जैंग उसको धमकाता है। नर्स उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन जैंग उस नर्स की एक नहीं सुनता है और जैंग उस नर्स से अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है और नर्स बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो नर्स अपने कपड़े धीमे धीमे उतारने लगती है और वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। इधर किमसू ये सारी बातें सुन रहा होता है। इधर किमसू उसी क्लिनिक में आ जाता है और जैंग को बहुत ज्यादा पीटता है और उसे फिर से अधमरी हालत में छोड़ देता है और वो नर्स से बोलता है कि इसको मरने मत देना और इसकी मलहम पट्टी कर दो। और किमसू ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि किमसू उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो एक साधारण मौत मर जाए। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि किमसू जैंग को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। यहाँ पर जैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जैंग ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार किमसू उसको मारना क्यों चाहता है और किमसू को बार बार उसकी लोकेशन का पता कैसे लग जाता है। जैंग समझ जाता है कि किमसू मुझे क्यों मारना चाहता है। वो सोचता है कि मैंने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से किमसू का कोई करीबी होगा और इसीलिए बदला लेने के लिए किमसू अब मुझे मारना चाहता है। जैंग अपने आप को ऊपर से नीचे तक कम्प्लीटली चेक करता है लेकिन उसे कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलता है और अब जैंग परेशान हो चुका होता है और वो अपनी कार से नीचे उतरता है और दूसरी गाड़ी पकड़कर उसमें बैठ जाता है क्योंकि जैंग को शक था कि ट्रैकिंग डिवाइस मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ है। उसके बाद किमसू के फादर इन लॉ किमसू को फोन लगाते हैं और किमसू से कहते हैं कि तुम उस किलर को हमारे हवाले कर दो, यानी कि पुलिस के हवाले कर दो, उस किलर को सजा हो जाएगी। लेकिन किमसू उनकी एक नहीं सुनता है। किमसू को बस बदला लेना था और उस किलर को तड़पा तड़पा कर मारना था, इसीलिए वो अपने फादर इन लॉ की एक नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि जैंग अपने एक दोस्त के घर पहुंचता है जहां पर दो कपल्स भी रहते हैं और वो दोनों कपल्स जैंग की तरह ही होते हैं, मतलब वो तीनों लोग क्रिमिनल होते हैं। फिर जैंग उन दोनों लोगों को अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे पीछे एक आदमी बेवजह पड़ गया है। फिर उसका दोस्त ये सब सुनकर उससे कहता है कि हो सकता है तुमने जिन लोगों का मर्डर किया है उन्हीं का कोई घर वाला तुमसे बदला लेना चाहता है।
उसके बाद जैंग का दोस्त वहां से उठकर कहीं चला जाता है और कमरे में जैंग और जैंग की दोस्त की वाइफ दोनों रह जाते हैं। लेकिन जैंग उसकी वाइफ को गंदी नजरों से देखने लगता है और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैंग लेटा हुआ है और वो उसी आदमी के बारे में सोच रहा है जिस आदमी ने उसको मारने की कोशिश की थी। और अब उसको एक रिंग याद आती है जो कि किमसू के हाथ में थी और वही सेम रिंग उसी लड़की के हाथों में भी थी जिस लड़की को उसने कुछ ही दिनों पहले मार डाला था। और अब वो समझ जाता है कि आखिरकार किमसू उसे क्यों मारना चाहता है। तभी सीन चेंज होता है और हम जैंग के दोस्त को देखते हैं और जैंग का दोस्त एक लड़की को किडनैप करके अपने घर पे लाया था और उसका रेप करने जा रहा था। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता तब तक वहाँ पर किमसू आ चुका था। जैंग का दोस्त समझ चुका था कि ये वही है जो जैंग को मारना चाहता है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो किमसू को जानता ही नहीं है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और चाकू लेकर उस पर एकदम से अटैक कर देता है। लेकिन किमसू उसको बहुत ज्यादा मारता है और उसकी आवाज सुनकर जैंग वहाँ पर पहुंच जाता है और जैंग को देखते ही किमसू आग बबूला हो जाता है और उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटता है। और उसके बाद वो जैंग के दोस्त की वाइफ को भी नहीं छोड़ता क्योंकि वो सोचता है कि ये भी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल होगी और वो थी भी, और इसीलिए वो उन तीनों को मार के वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इन सबको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है क्योंकि इन सब की हालत किमसू ने बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। और सुबह सुबह हॉस्पिटल में किमसू भी पहुंच जाता है और किमसू का दोस्त भी वहीं पर होता है। वो किमसू से पूछता है कि वो कैप्सूल सही से काम तो कर रहा है ना। किमसू बोलता है कि हाँ, एकदम सही से काम कर रहा है। लेकिन किमसू का दोस्त उसको बताता है कि जब भी उसको लूज मोशन होंगे वो कैप्सूल निकल जाएगा और फिर तुम उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन जैंग उनकी ये सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वो कॉन्शियस होता है। लेकिन जब किमसू उसके पास जाता है तो वो फिर से बेहोशी का नाटक करने लगता है। इसके बाद किमसू जैंग को एक टनल के अंदर फिर से छोड़ देता है उसको तड़पने के लिए। लेकिन उसके बाद जैंग को पता लग जाता है कि वो ट्रैकिंग डिवाइस मेरे बॉडी के अंदर लगा हुआ है और वो किमसू से बात करता है और वो किमसू से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो। यकीन मानो, तुम्हारी वाइफ उस दिन मुझसे रहम की भीख मांग रही थी लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और तुम्हारे बच्चे को और तुम्हारी वाइफ को बहुत बेरहमी से काट डाला और धीरे धीरे करके उनके बहुत सारे टुकड़े कर दिए। और उसके बाद जैंग एक केमिस्ट के पास जाता है और उससे लूज मोशन की दवाई लेता है और वो सारी दवाइयाँ एक बार में ही खा जाता है जिससे कि उसकी तबीयत धीमे धीमे बिगड़ने लगती है। लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और कैसे ना कैसे करके वो कैप्सूल निकाल लेता है। उसके बाद वो टॉयलेट में जाकर एक आदमी को बहुत ज्यादा पीटता है और उसी के मुंह में वो कैप्सूल डाल देता है। इधर किमसू को सब कुछ पता लग चुका होता है और किमसू वहाँ पर जल्दी से पहुँचता है, लेकिन तब तक जैंग वहाँ से निकल चुका होता है। अब किमसू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो जैंग को कहाँ ढूंढे। लेकिन फिर वो कंफ्यूज होकर जैंग के दोस्त के पास हॉस्पिटल में जाता है और वो उसके दोस्त के बहुत सारे थप्पड़ लगाता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि उसका अगला कदम क्या होगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जैंग का दोस्त किमसू से बोलता है कि अब वो तुम्हारे साथ माइंड गेम खेलेगा और तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। तभी किमसू के पास उसके दोस्त का फोन आता है और उसका दोस्त उसको बताता है कि जैंग कुछ बुरा करने वाला है, ऐसा उसने वायरलेस माइक्रोफोन पर बोला है। इसके बाद किमसू अपने फादर इन लॉ को फोन लगाता है लेकिन वो किसी वजह से फोन नहीं उठा पाते और अगला सीन फादर इन लॉ के घर पे ही शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जैंग पहुंच जाता है और उसके फादर इन लॉ को बहुत बेरहमी से मार डालता है और साथ ही साथ उसकी सिस्टर इन लॉ को भी मार डालता है। उसकी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर किमसू पहुंच जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जैंग वहाँ से निकल चुका होता है। किमसू को ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो जैंग को पहले ही मार देता तो इन सब की नौबत ही ना आती। और किमसू अपने आप पर बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगता है और वो कसम खाता है कि जब तक मैं अब जैंग को नहीं मारता तब तक मैं चैन की सांस नहीं बैठूंगा। इधर जैंग पुलिस को सरेंडर करने के लिए बोलता है क्योंकि जैंग जानता था कि किमसू अब उसे नहीं छोड़ेगा और पुलिस की बताई गई जगह पर जैंग पहुंच जाता है और वहां पर सरेंडर करने के लिए अपनी कार से बाहर ही निकलता है कि वहां पर किमसू पहुंच जाता है और किमसू अपने कार को लेते हुए जैंग को किडनैप कर लेता है और उसे उसी जगह पर ले जाता है जहां पर जैंग अपने कैदियों को टॉर्चर करता था। उसके बाद किमसू जैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और बहुत ज्यादा दर्द देता है। लेकिन उसके बाद जैंग उससे रहम की भीख मांगता है और जैंग उससे बोलता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। लेकिन किमसू बोलता है अभी नहीं, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा और इतनी गंदी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी, क्योंकि जो तुमने दूसरों के साथ किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद किमसू एक रस्सी को लेता है, उस रस्सी के एक हिस्से को गेट में बांधता है जो कि मेन डोर था और दूसरे हिस्से को ब्लेड में बांधता है और तीसरे हिस्से को जैंग के मुंह में बांधता है।
जिससे कि अगर जैंग ने अपना मुंह खोला तो ब्लेड उसके ऊपर गिरेगा, या फिर अगर गेट खोला तो ब्लेड उसके ऊपर गिरेगा। इसके बाद किम सू उसके फैमिली को फ़ोन कर देता है, जैसे कि उसके फैमिली उसको लेने यहाँ पर आए और गेट जैसे ही खुले वैसे ही जैंग की डेथ हो जाए। और अगर जैंग ने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो भी जैंग की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जैंग के मुंह में रस्सी फंसी हुई थी। इसके बाद किम सू वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ पर जैंग की फैमिली आ जाती है और जैंग की फैमिली अंदर जाने के लिए दरवाज़ा नॉक करती है। जैंग उनको इशारे में बताने की कोशिश करता है कि दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है, इसलिए उनकी फैमिली कुछ नहीं समझ पाती है। एंड इसके बाद उनकी फैमिली जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, जैंग की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और बहुत ही दर्दनाक डेथ होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत भारी ब्लेड गिर पड़ता है। एंड इसके बाद हमें किम सू को दिखाया जाता है, जहाँ पर किम सू अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता और वो फूट फूट कर रोने लगता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरा नाम है राघव, मैं विदा लेता हूँ, आपसे अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखने के लिए। बाय।